जमीन के टुकड़े के लिए मानवता को शर्मसार कर दिया। जिस बुद्ध के ज्ञान को सुना उसी को बेकार कर दिया। नमस्कार, मैं हूं कोमल और हाजिर हूं आजादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइडर लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियों के साथ। आज बात होगी साल 1962 में चीन और भारत के बीच हुए युद्ध की। 1962 के मई जून में अचानक सीमा पर गोलीबारी की घटनाएं बढ़ गई। चीनी सेना की कई टुकड़ियां भारतीय सीमा के भीतर घुस आई। चीन भारत के सीमा में लगातार घुसते चले आ रहे थे। भारतीय सेना के पास इनका मुकाबला करने के लिए ना तो पर्याप्त हथियार थे और ना ही सैनिक। युद्ध के बीच में ही जनरल कॉल ने छाती में दर्द होने की शिकायत की और दिल्ली चले गए। बिना किसी नेतृत्व के सेना के जवान 5 दिनों तक लड़ते रहे, जिसके बाद नेफा के तवांग के इलाके पर भी चीन ने कब्जा कर लिया। इस युद्ध की कहानी काफी पहले से चीनी लिख रहे थे, बस उन्हें तलाश थी एक अवसर की। तिब्बत में अपने शासन के लिए भारत को खतरा मानने की चीनी धारणा 1962 के युद्ध का सबसे बड़ा कारण रहा। ये कारण धीरे धीरे बढ़ता गया। 1962 की गर्मियों में भारत और चीन की सेना के बीच विवाद की कई घटनाएं हुई। 10 जुलाई 1962 को 350 चीनी सैनिकों ने कुसूल में भारतीय पोस्ट को घेर लिया और लाउडस्पीकर से गोरखा सैनिकों को ये मैसेज दिया कि उन्हें भारत की ओर से नहीं लड़ना चाहिए। अब इस कहानी को थोड़ा और समझ लेते हैं। साल 1959 में तिब्बत में हुए तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी तो चीनी भड़क गए और भारत चीन सीमा पर हिंसक घटनाएं शुरू हो गई। यह युद्ध का सबसे बड़ा कारण था। युद्ध का दूसरा कारण हिमालय क्षेत्र का सीमा विवाद था। भारत इस भ्रम में रहा कि सीमा का निर्धारण ब्रिटिश सरकार के समय सुलझा लिया गया है, लेकिन चीन इससे इनकार करता रहा। भारत ने चीन की बातों को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। भारत में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस मुद्दे को ठीक ढंग से सुलझाया ही नहीं। इसके चलते चीन ने भारतीय सीमा के महत्वपूर्ण क्षेत्र जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों पर अपना दावा जताया। जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए उनकी सूची काफी लंबी है, लेकिन शीर्ष पर जो 2 नाम होने चाहिए उनमें पहले हैं कृष्ण मेनन, जो 1957 से ही रक्षा मंत्री थे। दूसरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल BM कॉल का है, जिन पर कृष्ण मेनन की छत्र छाया थी। लेफ्टिनेंट जनरल BM कॉल को पूर्वोत्तर के पूरे युद्ध क्षेत्र का कमांडर बनाया गया था। उस समय वो पूर्वोत्तर फ्रंटियर कहलाता था और अब इसे अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। BM कॉल पहले दर्जे के सैनिक नौकरशाह थे। साथ ही वे गजब के जोश के कारण भी जाने जाते थे, जो उनकी महत्वाकांक्षा के कारण और बढ़ गया था। लेकिन उन्हें युद्ध का कोई अनुभव नहीं था। ऐसी गलत नियुक्ति कृष्ण मेनन के कारण संभव हो पाई। प्रधानमंत्री की अंधश्रद्धा के कारण वे जो भी चाहते थे वो करने के लिए स्वतंत्र थे। प्रधानमंत्री का उन पर कुछ ज्यादा ही मोह था। एक प्रभावशाली और चिड़चिड़े व्यक्ति के रूप में उन्हें सेना प्रमुखों को उनके जूनियरों के सामने अपमान करते मजा आता था। वे सैनिक नियुक्तियों और प्रमोशंस में अपने चहेतों पर काफी मेहरबान रहते थे। खैर, चीन की सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू किए। दुर्गम और बर्फ से ढकी पहाड़ियों का इलाका होने के कारण भारत ने वहां जरूरत भर के सैनिक तैनात किए थे, जबकि चीन पूरे लाव लश्कर के साथ जंग के मैदान में उतरा था। उनके पास रसद की भी कोई कमी नहीं थी। सबसे बढ़कर उनका नेतृत्व अनुभवी था और उनको 10 साल पहले कोरिया में लड़ने का अच्छा अनुभव मिल चुका था। चीनी सेना की संख्या में भारतीय सेना से ना सिर्फ दोगुनी थी, बल्कि उनके पास बेहतर हथियार थे और वो लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार थे। लिहाजा ये युद्ध भारतीय सेना के लिए एक टीस बनकर रह गया। चीन ने पूरी तैयारी की थी, जबकि भारत की तैयारी कुछ भी नहीं थी। चीनी सेना ने पश्चिमी क्षेत्र में चुशूल में रेजांगला और पूर्व में तवांग पर कब्जा कर लिया। जब तक युद्ध की शुरुआत नहीं हुई थी तब तक भारतीय पक्ष आश्वस्त था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए उसकी तैयारियां काफी कम थी। भारत ने विवादित इलाकों में महज 2 डिवीजन तैनात किए थे, जबकि चीनी सैनिकों की 3 रेजिमेंट वहां थी।
उस समय भारत में अमेरिकी राजदूत J.K. गालब्रेथ ने अपनी आत्मकथा अ लाइफ इन आवर टाइम्स में लिखा, हर स्तर पर भारतीय सदमे की हालत में थे। पूरे भारत में इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें रद्द कर दी गई थी ताकि उन विमानों का सैन्य इस्तेमाल किया जा सके। न सिर्फ असम बल्कि बंगाल और यहाँ तक कि कलकत्ता पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे। उस समय नेहरू ने 2 पत्र लिखकर अमेरिकी राष्ट्रपति से मदद मांगी थी। नेहरू ने भारत का साथ देने की अपील की थी। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी को कहा कि आप हमारी मदद तुरंत करें। अमेरिका ने अपनी एक टीम भी भारत भेजी थी। तभी अचानक 21 नवंबर को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। ब्रूस राइडल अपनी किताब JFK's Forgotten Crisis तिब्बत, द CIA एंड द Sino-Indian War में लिखते हैं, माओ के इस फैसले के पीछे कई लॉजिस्टिकल कारण थे। ठंड का मौसम शुरू होने वाला था और तिब्बत और हिमालय में चीन की सेना को अपनी रसद भेजना बरकरार रखने में मुश्किल आने वाली थी। चीन के सामने सिलीगुड़ी नेक को तोड़कर असम में घुसने का लुभावना विकल्प था। ऐसा करके वो पूर्वी पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाके में पहुंच सकते थे। लेकिन माओ ने सोचा होगा कि ऐसा करके वो कैनेडी को भारत की तरफ से हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर कर देंगे। खैर, युद्ध का परिणाम जो रहा, भारतीय सैनिकों ने पूरे हौसले के साथ इस युद्ध को लड़ा। इसी युद्ध के बारे में बताते हुए ब्रिगेडियर दालवी अपनी किताब हिमालयन ब्लंटन में लिखते हैं, पिछले 66 घंटे से मैंने कुछ नहीं खाया था। मैं 10,500 फुट की ऊंचाई से और ऊपर 18,500 फुट तक चढ़ा और फिर 10,500 फुट नीचे एक जलधारा की तरह उतर आया था। मैं थक कर चूर हो गया था और भूखा था। मेरी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। झाड़ियों के बीच चलते रहने और कांटेदार ढलानों पर फिसलने के कारण मेरे कपड़े तार तार हो गए थे। इस पूरे मामले पर सरकार की नाकामी दिखती थी। खुफिया एजेंसी एकदम नाकाम रही थी। सैनिक तैयार नहीं थे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज भारत पूरी तरह से तैयार है। आज भारत एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी देश का मुकाबला कर सकती है। ऐसे युद्ध कोई भी हो, उसमें दोनों पक्ष को नुकसान झेलना पड़ता है। हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं, उन्हें नमन करती हूँ। जय हिंद। आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलूंगी अगले एपिसोड के साथ, यानी साल 1963 की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। देखते रहिए इनसाइडर लाइव। नमस्कार।